Good day, friends. I hope you have seen my previous lectures on periodic classification of elements. Okay, तो वो टॉपिक लास्ट लेक्चर हमने खत्म किया था. आज के लेक्चर में हम न्यू फ्रेश और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो सीक्वेंस वाइज देखते हो तो आपको स्टेट बोर्ड के बुक में नजर आएगा कि हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम था केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन. तो वो टॉपिक में बाद में लेने वाला हूँ, उस केमिस्ट्री का टॉपिक है वो. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो फिजिक्स सेक्शन से बिलोंग करता है. ओके, तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट से आपको याद आ रहा होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने एक टॉपिक स्टडी किया था रिलेटेड टू द करंट, जिसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो उसी चैप्टर का ये नेक्स्ट वर्जन है जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जब तक आप वो 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ओके, तो अगर मैं उस चैप्टर पर आपको कुछ सवाल पूछता हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमें कल के लेक्चर का ये आज याद नहीं रहता है, तो आप पिछले साल का हमें पूछ रहे हो, हमें कैसे याद आएगा. ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये टॉपिक पहले से ही नहीं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पढ़ाने के बाद भी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है. क्योंकि आपने अगर प्रीवियस स्टैंडर्ड के कुछ कंसेप्ट अगर आपके प्रॉब्लमेटिक है तो ये टॉपिक्स पढ़ाकर भी कुछ इफेक्ट होने वाला है नहीं. इस वजह से मैं इस टॉपिक के पहले कुछ लेक्चर्स में 9th स्टैंडर्ड का जस्ट एक रिवीजन लेने वाला हूँ. ओके, और वो जब तक कंसेप्चुअली पार्ट हमारा क्लियर नहीं होता है तब तक हम 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर को स्टार्ट नहीं करेंगे. ओके, इस वजह से बुक देखकर ये मत बोलो कि सर ने तो बुक का अभी स्टार्ट ही नहीं किया है. ओके, करने वाले हम डेफिनेटली पूरा चैप्टर मैं आपका लेने वाला हूँ, अच्छे से लेने वाला हूँ, लेकिन पहले हमें बेसिक पार्ट क्लियर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से. चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है तो एट द टाइम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा चार्ज से. ओके, मतलब इलेक्ट्रिक करंट चार्ज से रिलेटेड है, तो पहले तो हमें चार्ज को अच्छे से स्टडी करना है. ओके, उसके पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें कैसे कैसे जाना है. ओके, पहला बिट हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज. उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ओहम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ से हमारा जो टॉपिक है ना वो एक्चुअल में 10th का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन वो प्रीवियस कंसेप्ट पर डिपेंडेंट है. तो पहले कुछ लेक्चर में ये तीनों कंसेप्ट में आपके अच्छे से लेने वाला हूँ, और अगले लेक्चर से हम नो डाउट जो 10th का एक्चुअल चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, तो इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये फर्स्ट सेक्शन है. उसके बाद नेचुरल मैग्नेट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर. ये होने के बाद पूरा चैप्टर हमारा ये खत्म हो जाता है. जो हाफ पार्ट नजर आ रहा है आपको यहाँ से नीचे का, इसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, और ये जो ऊपर वाला सेक्शन नजर आ रहा है इसे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट बीट है. ओके, तो एक एक करके हम बीट को हर एक वीडियोज में कवर करने वाले हैं. इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो पूरे वीडियोस देखना मत भूलिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बीट है ये सभी. ओके, तो मैं स्टार्टिंग से बीट को पढ़ाने वाला हूँ, इस वजह से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा. ओके, मैं ये कंसिडर करके पढ़ा रहा हूँ कि कोई अगर स्टूडेंट है जिसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो उसे भी ये चैप्टर 100% समझ में आ जाएगा. तो जीरो से हम स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर को, इस वजह से बहुत अच्छे से देखिएगा हर एक बीट को और हर एक वीडियो को. तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट बीट को, इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, तो जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो चार्ज के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है. तो चार्ज मतलब होता क्या है, चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ओके, तो जैसे आपको पता होगा कोई भी दो चीजों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो एट दैट टाइम फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से एक चीज पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो दूसरी चीज पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है. ओके, इस प्रोसेस को हम मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं हम उसे. ओके, तो चार्ज कोई भी बॉडी में जब डेवलप होता है तो वो चीज क्या करती है, एक तो किसी जो भी आसपास की चीजें है उसको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है. ओके, मतलब वहां पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर दोनों भी फील्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं. अभी डिपेंड होता है कंडीशंस पर.
वो कंडीशंस हम बाद में देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, कौन सी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड करेगा। ये हायर कंसेप्ट है, ये हम बाद में देखेंगे। सिर्फ इतना ही समझ लो आप कि जब कभी भी किसी चीज पर चार्ज डेवलप हो जाए तो वो चीज पर आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, कभी कभी दोनों भी फील्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यही चार्ज का डेफिनेशन है। चार्ज का डेफिनेशन आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं अच्छे से। ये एक रफ डेफिनेशन हम कह सकते हैं चार्ज का। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, तो इसके बाद देखो आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद दोनों चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं देखो आप। व्हेनेवर न्यूट्रल बॉडी डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हेन न्यूट्रल बॉडी गेन्स द इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ओके, तो कोई भी न्यूट्रल बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और कोई भी अगर न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब याद करो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। याद आ रहा है आपको? दिमाग में जल रहा है ये प्रॉब्लम आपके? ओके, जब सोडियम रिएक्ट कर रहा था क्लोरीन के साथ तो एट द टाइम आपने देखा सोडियम का जो न्यूट्रल एटम है उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या किया, अपना लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ था याद करो, पॉजिटिव चार्ज। ओके, लाइक दैट सोडियम ने डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया था? क्लोरीन ने। ओके, तो इस वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ था? नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया भी था एक सिंपल लैंग्वेज में कि किसी से कुछ लेना हमेशा बहुत बुरी बात होती है, उसे हम नेगेटिव वे से लेते हैं, इस वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और किसी को हमेशा ही कुछ देना बहुत अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है, इस वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो यही मेथड है जिसे हम मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं। ओके, इस वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ न्यूट्रल बॉडी से तो पॉजिटिव चार्ज, गेन हुआ तो नेगेटिव चार्ज। ओके, इसके बाद चार्ज मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कोई भी बॉडी पर कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज हो सकता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब कोई भी बॉडी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कभी भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पर हाफ इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मतलब हमेशा चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहेगा। इंटीग्रल मतलब इंटीजर। इंटीजर एक तो पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, लेकिन इनका डेसिमल वैल्यू नहीं होता है। डेसिमल मतलब 1.5, 2.5 ऐसे नहीं होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है। जस्ट इनके होल नंबर्स मतलब इंटीजर वैल्यूज होते हैं, +1 -1 ऐसे कुछ रहने वाले। तो कोई भी बॉडी पर जो चार्ज रहेगा वो ऑलवेज n टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहेगा। ये ई को, स्मॉल ई को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, खाली एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आपको पता होगा चार्ज मेजर करने का ऐसा यूनिट कूलम्स है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही कम चार्ज होता है, और वो कम चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द चार्ज। अगर इतना आपको चार्ज के बारे में पता है तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, इतना ही पार्ट होता है चार्ज का जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद न्यू कंसेप्ट की ओर जाते हैं हम, जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट बीट है, ये याद रखिएगा। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं अब वो अच्छे से समझ लो आप। ओके, तो सीयर यहाँ पर आपको एक कंडक्टर दिखाई दे रहा है। ये जो है एक कंडक्टर है, और इसके अंदर ये जो येलो कलर के डॉट्स नजर आ रही है, कॉपर के एटम्स है। ओके, तो देखो आप इस कॉपर के एटम्स पर सनरेज कुछ गिर रहे हैं, या फिर आप इमेजिन करो किसी वजह से ये एनर्जी गेन कर रहा है। ठीक है, किसी फॉर्म की वजह से ये क्या कर रहा है? एनर्जी गेन कर रहा है। तो ये जो एटम्स है कॉपर के, ये भी एनर्जी गेन कर लेते हैं। और एनर्जी गेन करने से होता क्या है देखो आप, सीआर दिस इज दी, अब ये एक जो सिंगल एटम है उसका ये डिटेल में डायग्राम यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब देखो इस कॉपर के एटम्स में कुछ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहने वाले, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रहने वाले। ओके, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है ये बहुत नजदीक होने के कारण न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड रहते हैं। न्यूक्लियस से बहुत अच्छे फोर्स से अपनी ओर खींचे रखता है, पकड़े रखता है। लेकिन एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन,
इसका जो डिस्टेंस है देखो आप इस इलेक्ट्रॉन का ये थोड़ा ज्यादा है। ओके, तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर जो पास ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो थोड़ा कम होता है। ओके, इसे तो थोड़ा लूजली बाउंड होता है। ओके, तो इस वजह से हो क्या जाता है, अगर इस इलेक्ट्रॉन ने कहीं से अगर एनर्जी गेन कर लिया एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, मतलब कोई भी एनवायरमेंट में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे किसी कंडक्टर के अंदर के जो एटम्स है, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी गेन कर लेते हैं। और ये एनर्जी गेन करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने एटम को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ओके, और क्या बोल के एक्ट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द मेथड बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट क्रिएटेड। ओके, तो देखो अब जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस ऑर्बिट से ज्यादा क्रिएट होते हैं, क्योंकि वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का होता है। इस कारण वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन कर लेते हैं तो एट द टाइम वो अपने एटम को ही छोड़कर निकल जाते हैं बाहर। ओके, और क्या बोल के एक्ट होते हैं फिर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहना है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया, सपोज अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी एटम से, तो ये कहीं पर भी मूव कर सकता है। दो एटम्स के बीच में जो जगह होती है उस जगह से ये कंडक्टर में इधर और उधर भागते रहता है, और इसके ऊपर किसी का भी मतलब फोर्स नहीं रहता है, कोई भी इसे रोक टोक नहीं सकता है। ये अपने मर्जी का मालिक होता है, जहां चाहे उसका मन वहां पर ये दौड़ते रहता है। ओके, तो इस वजह से इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ओके, so this is the concept related to the free electron. Okay, so when valence electron gains the additional energy, then it leaves the atom and acts as a free electron. Okay, तो यहाँ पर लिखना है free electron. Okay, याद रखिएगा, तो ये free electrons होता है। अब इसके बाद देखो, when valence electron moves in a conductor in a random motion, तो valence electron हमेशा, ये जो मोशन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, मैंने जो आपको बताया था, ये जो मोशन है फ्री इलेक्ट्रॉन का ये रैंडम मोशन है। ओके, तो कोई भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, इन अ रैंडम डायरेक्शन। रैंडम मतलब वो जो डायरेक्शन हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, ऐसे डायरेक्शन को रैंडम मोशन कहा जाता है। और इसी मोशन से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, देखो, इन कंडक्टर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, व्हाइल इन इंसुलेटर वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, तो देखो अब कोई भी स्ट्रक्चर को कंडक्टर बनाना हो या फिर इंसुलेटर बनाना हो, ये कौन डिसाइड करता है, उसके अंदर रहने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो एट द टाइम वो स्ट्रक्चर क्या बोल के एक्ट होने वाला है, कंडक्टर। और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बहुत कम है तो वो क्या बोल के एक्ट होने वाला है, इंसुलेटर। याद रखिएगा इसे। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जाते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो आप इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या रहेगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कितना अमाउंट का चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है पर सेकेंड, ओके, यूनिट टाइम में, इसका कैलकुलेशन मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये करंट का डिफिनेशन है। जस्ट इसका एक सिंपल डिफिनेशन भी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। आपको जो याद रहे वो डिफिनेशन याद रखिएगा। ओके, तो करंट मतलब होता क्या है, देखो अब अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो करंट वर्ड का मीनिंग मिलेगा आपको फ्लो। ओके, तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट ही हमारे एक जनरल करंट नहीं होता है, बहुत सारे करंट्स हमारे नेचर में अवेलेबल होते हैं। जैसे वाटर अगर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है तो वाटर करंट प्रोड्यूस होता है। विंड अगर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा तो विंड करंट प्रोड्यूस होता है। लाइक दैट न्यूज अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन फ्लो होते रहता है तो उसे हम करंट न्यूज कहते हैं। तो करंट ये वर्ड बहुत जगह पर हम यूज करते हैं। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। ओके, कोई भी चीज अगर बह जाती है, फ्लो होती है, तो एट द टाइम हम करंट ये वर्ड यूज करते हैं। तो अब ये किसका फ्लो देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फ्लो होते हैं, वायर के अंदर। वायर मतलब वो स्ट्रक्चर डेफिनेटली कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर से ही करंट पास होता है। इस कारण फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम में कंडक्टर से पास हो रहे, फ्लो हो रहे, इसका कैलकुलेशन मतलब ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये रहेगा उसका फॉर्मूला। ओके, सो Q बाई टी, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा I इज इक्वल टू, तो ऐसा यूनिट होता है इसका एम्पियर, और एम्पियर इज इक्वल टू आएगा कूलम्ब अपॉन सेकेंड। चार्ज को हम कूलम्ब से मेजर करते हैं, करंट को हम एम्पियर से, और टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर का क्या डेफिनेशन आएगा, इफ कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड देन अमाउंट ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। ओके,
तो अगर 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तो वहां पर कितना करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर का। ये डेफिनेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा। ओके, सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर आएगा। 1 माइक्रो एम्पियर मींस 10⁻6 एम्पियर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज एमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, याद रखना। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन एबल टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज मेजर्ड। ओके, तो ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है जिस सर्किट के अक्रॉस हमें मेजर करना है उसके। ओके, तो याद रखिएगा इसे, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। जैसे मैंने आपको बताया था, खाली एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगने वाले हैं, इसका कैलकुलेशन हमें देखना है। ये क्वेश्चन एनटीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। ओके, तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, इसका कैलकुलेशन हमें निकालना है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। Q इज इक्वल टू क्या आता है, n टाइम्स E। ओके, n मतलब इंटीजर होता है, Q मतलब टोटल चार्ज और E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहेगा। ओके, तो चार्ज कितना चाहिए हमें, 1 कूलम। तो इस वजह से Q का वैल्यू 1 कूलम पुट कर दिया। हाउ मेनी मतलब नंबर निकालना है हमें इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से n का वैल्यू निकालना है, उसे एज इट इज रखो इनटू। अब E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इसका कैलकुलेशन, और उसका वैल्यू तो आपको लर्न रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ये पुट करने के बाद देखो n का वैल्यू निकालना है, तो ये पूरा फैक्टर 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ओके, कुछ ऐसा आएगा। अब इसके बाद देखो ये -19 ऊपर जाके +19 बनेगा, तो 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6। तो क्या हम इस 10⁻19 को ऐसा लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय 1.6। ओके, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 10/1.6 इंटू 10⁻18। तो अब ये 10/1.6 का हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो हम इसे सिंपल करने के लिए ऊपर 10 से नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर 100 बनेगा, नीचे 16 बनेगा। तो 100/16, 16 6 96। ओके, पॉइंट दिया। अब कितना बचने वाला है, 40, मतलब 16 2 32। ओके, इस वजह से 2 आ गया। अब 80 बचा, 16 5 18। तो आंसर आएगा इसका 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें लगते हैं 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। ओके, सो इफ वी कंबाइन 6.25 into 10⁻18 electrons, okay, then it produce 1 coulomb of charge. Okay, so this is the concept. Next bit up, next question है, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. Okay, तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने वाला है उस सर्किट में, हमें प्रोड्यूस बताना है। I इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.5 एम्पियर। टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट है, 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड, 10 इंटू 60 करना। ओके, और चार्ज निकालना हमें, तो चार्ज का फॉर्मूला पता होगा आपको, Q इज इक्वल टू IT। तो I का वैल्यू पुट कर दिया, T का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आया 300 कूलम। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये टास्क आप जरूर सॉल्व कर सकते हो। टास्क 1, 3 क्वेश्चंस दिए। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, दूसरा दिया है डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताना है आपको। इसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं हमें, इसका कैलकुलेशन आपको निकालना है। ओके, तो जस्ट 3 क्वेश्चन से, सिंपल है, इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। ओके, बिना देखे कीजिएगा। इसके बाद द नेक्स्ट है, इज इट करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन कंडक्टर। तो देखो आप एक कंडक्टर दिया है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि कोई भी अगर हम कंडक्टर ले लेते हैं, ओके, इफ यू टेक एनी कंडक्टर देन इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। सपोज इमेजिन करो ये कॉपर का एक टुकड़ा है, इस कॉपर के टुकड़े में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ही बहुत सारा इसके अंदर निगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो अब ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज इन अ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज इन अ रैंडम मोशन। तो इस वजह से कहीं पर भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, राइट में भी जाते हैं, लेफ्ट में भी जाते हैं। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, मतलब कौन मूव हो रहा है, चार्ज मूव हो रहा है, नो डाउट। ओके, अब चार्ज मूव हो रहा है तो मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, तो उस हिसाब से इस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा।
सोचो थोड़ा, इसके बारे में दिमाग पर जोर दीजिएगा। कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर पक्का फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये जो दिखाई दे रहा है आपको डॉट, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और वो शांत तो बैठते नहीं है, रैंडम मोशन में। ओके, कैसा भी हो, क्यों ना हो, मोशन तो है उनका। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर मोशन हुआ तो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? करंट। ओके, तो इस हिसाब से करंट प्रोड्यूस होना चाहिए इस कंडक्टर में। तो बताओ मुझे, अगर हम खाली एक टुकड़ा है वायर का, कॉपर का, तो उसे हाथ लगाते हैं तो फिर हमें तो शॉक लगना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? ओके, सिर्फ टुकड़ा लिया आपने एक कॉपर का, ओके, जो किसी भी बैटरी के साथ या किसी भी सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है, और उसे आपने हाथ लगाया, तो आपको क्या करंट लगने वाला है? ओके, डेफिनेटली नहीं लगता है। ओके, किस वजह से नहीं लगता है वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो आप, नो डाउट यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और वो भी रैंडम मोशन में। ओके, लेकिन होता क्या है, उस वजह से, रैंडम मोशन की वजह से, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसके मोशन को सब्ट्रैक्ट करने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे जाते हैं, कुछ अगर राइट में जा रहे हैं तो उसी समय कुछ लेफ्ट में भी जाते हैं, तो रिजल्टेंट मोशन उस फ्री इलेक्ट्रॉन का जीरो हो जाता है। इस कारण किसी भी पीस ऑफ कंडक्टर में नो डाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी रैंडम मोशन में होते हैं, लेकिन रिजल्टेंट करंट इस वजह से जीरो होता है। ओके, क्योंकि करंट प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना जरूरी होता है, एक ही डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? वो कहीं पर भी क्यों ना हो, ऊपर हो, नीचे हो, राइट में हो, लेफ्ट में हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, सभी इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो एट दैट टाइम ओनली करंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। ओके, तो बताओ मुझे, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या आप सोच सकते हो? ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉर दैट वी हैव टू connect battery, or for that we have to connect battery or सेल अक्रॉस दिस कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस हमें एक तो बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर सेल कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देखो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं। फ्री टू मूव मतलब इनको कहीं ना कहीं तो मूव तो होना ही होता है, इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी उनको शांत तो बैठते देता नहीं है, कहीं पर भी उनको दौड़ने के लिए वो मजबूर करने लगता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा, आपको अगर आपके पेरेंट्स ने बहुत सारे पैसे दे दिए, ओके इमेजिन करो, ओके 5-10 हजार आपको दे दिए, और आपको बोला है कि जो चाहे बच्चा तू शॉपिंग करके आ। ओके, तो आप शांत तो बैठोगे नहीं, वैसे वैसे पैसे तो रखोगे नहीं, कहीं ना कहीं तो आप जाने ही वाले हो, कहीं ना कहीं तो उस पैसों को आप उड़ाने ही वाले हो। ओके, कहीं ना कहीं तो आप शॉपिंग करने के लिए जाने ही वाले हो। ओके, तो वैसे इन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, इनके हाथ में है ना, सपोज उनके पेरेंट्स ने 1-1 लाख रुपए दे दिया, ऐसा आप इमेजिन करो। ओके, तो अब ये खाली तो बैठेंगे नहीं, कहीं ना कहीं जाकर तो वो उन पैसों को वेस्ट करके आने ही वाले। ओके, तो फिर उनको अगर कोई शॉप वाला या फिर कोई अगर मॉल वाला ऑफर दे कि तुम हमारे पास एक शर्ट खरीदो, आपको उसके साथ 10 शर्ट फ्री मिलने वाले। ओके, तो इनको तो पैसे कहीं ना कहीं तो उड़ाने होते ही है। ओके, लेकिन अगर कोई उनको ऐसा बड़ा वाला ऑफर दे दे कि एक शर्ट ले लो और उसके साथ आपको 10 शर्ट फ्री में मिलने वाले, तो ये वहां पर जाना छोड़ने थोड़े ही वाले। ओके, ये वहां पर भी पहले जाने की कोशिश करेंगे। तो वैसा ही कुछ होता है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ओके, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं तो मूव होना ही होता है, रैंडम मोशन में मूव होते ही रहते हैं। लेकिन अगर बैटरी हम इसी कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दें, तो ये बैटरी उन्हें क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। और सपोज आपको पता होगा सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज किस ओर जाने की कोशिश करता है, पॉजिटिव की ओर। ओके, इस वजह से सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस ओर जाने की कोशिश करते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो पहले इधर उधर घूम रहे थे, कुछ भी उनको डायरेक्शन नहीं था, अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमने लगते हैं। ओके, और इसी वजह से नो डाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव में आ जाते हैं, बैटरी में अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन होकर निगेटिव टर्मिनल से वो फिर से रिपेल होकर फिर से कंडक्टर के अंदर चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है। लेकिन करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, इसे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहा जाता है। सो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ electron is always opposite to the flow of electron. Always remember this concept. तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, लेकिन करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। ये जो डायरेक्शन दिया आपको
ब्लू लाइंस में ये करंट का डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है। करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल कहा जाता है और निगेटिव को लोअर पोटेंशियल। तो ये बैटरी करता क्या है यहाँ पर वो समझ लो आप। दिस बैटरी प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है मतलब इस बैटरी के अंदर से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर से याद रखिएगा, ये बैटरी एक फोर्स को प्रोड्यूस करता है जिस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, और उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब इसे ईएमएफ ऐसा कहा जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये ईएमएफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। ओके, तो कोई भी चीज देखो आप, अगर सपोज किसी चीज को हम फोर्स लगाकर अपनी ओर खींचते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, और जब कभी भी फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा बताओ मुझे। ओके, सो एट दैट टाइम डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस होने वाला है, वर्क प्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसी कंसेप्ट पर हमारा नेक्स्ट बिट है अब, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्या रहेगा इसका डेफिनेशन देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो किसी भी अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करना है। ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब सबसे छोटा अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, और उसे हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। ओके, तो वो करते वक्त जो वर्क हम क्रिएट करते हैं उस वर्क को ही कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हम यूनिट चार्ज को मूव करते हैं और ये करते वक्त जो वर्क क्रिएट होता है उसे फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इस कारण पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज आएगा। वर्क डन को हम क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस को वी से। सो वी इज इक्वल टू आएगा फॉर्मूला डब्ल्यू बाई क्यू। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू मतलब वर्क डन, और क्यू मतलब चार्ज। तो इसका ऐसा यूनिट आता है वोल्ट। ओके, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, पोटेंशियल डिफरेंस के सिंबल को भी हम वी से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट को भी हम वी से ही डिनोट करते हैं। तो दो वी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, ये वी फॉर्मूले में आने वाला मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, और यूनिट में आने वाला वी मतलब वोल्ट है। साइंटिस्ट वोल्ट इन्होंने हमें ये क्वांटिटी बताया, इसी वजह से उनका नाम दे देते हैं हम। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ओके, सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो 1 वोल्ट का भी डेफिनेशन आता है, potential difference between 2 points in a current carrying conductor is 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point। अगर हम एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क क्रिएट कर दे, 1 जूल ऑफ वर्क अगर क्रिएट कर दे, तो एट दैट टाइम वहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है 1 वोल्ट का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है the potential difference is measured by the instrument called as voltmeter, and voltmeter is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured। जो दो पॉइंट्स में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उन दो पॉइंट्स के बीच में हम वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और अगर आपको याद हो तो एमीटर को हम कैसे कनेक्ट कर रहे थे, सीरीज में। सो यही कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का। इसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt। Okay, so the amount of charge flows between 2 points at a potential difference v is equal to आपको दिया है 12 volt। Okay, और चार्ज दिया है 2 coulomb। Okay, तो आपको वर्क डन पूछा है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला वी क्यू। तो v का वैल्यू 12 वोल्ट, q का वैल्यू 2 coulomb, तो आंसर आ जाएगा 24 जूल। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद ये सेकंड टास्क है जो रिलेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो अगर ये बिट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये टास्क जरूर आपको सवालों के जवाब देते आएगा। नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन बताना है। हाउ मच एनर्जी इज टू बी हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ओके, तो इन सवालों के सभी जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ नहीं आता है या कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा। अगर लेक्चर समझ में आ गया ओके तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू। आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम और एक बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है
ओहम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। ओके, और उसके बाद फिर हम रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल इस कंसेप्ट पर जाने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बिट है ये। अगर आपके पास 9 की बुक है तो जरूर उससे पढ़िएगा और अच्छी तरह से आपको ये बिट समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक हम ये बिट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम आगे के बिट को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इस कारण हम कल के लेक्चर में प्रोबेबली बेसिक पार्ट को एंड करते हैं और अगले लेक्चर से हम जो भी 10th स्टैंडर्ड का बिट है वो स्टार्ट करते हैं हम। So today we will stop here. In next lecture we will continue the rest part. Okay.